दुनिया अचानक से एक आइस एज में डूब जाती है। बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ऐसी हालत में हीट और फूड सबसे कीमती रिसोर्सेज बन चुके हैं इस फ्रोजन कंक्रीट जंगल साउथ कोरिया में। शुरू में सर्वाइवर्स ने साथ मिलकर सर्वाइव करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि रिसोर्सेज सबके लिए काफी नहीं है। और फिर असली वॉर शुरू हुई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के ठंडे कॉरिडोर्स में। लेकिन इस सारे केओस के बीच एक लड़का है, हैंग फॉन्ग, जो बिल्कुल फियरलेस है अपनी फोर्टिफाइड बेस में, जहां हीट है, गर्ल्स हैं और फूड की कमी नहीं है। वो एक रिग्रेसर है जो अपोकलिप्स शुरू होने से पहले समय में वापस लौट आया और सब कुछ परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर किया। साथ ही उसे सुपर पावर्स भी मिल गईं, जिनसे वो फूड को क्लोन कर सकता है और उसका साइज भी बढ़ा सकता है। उसने यही नहीं रुका, आगे चलकर उसने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड बेस बनाई, जिसमें हीट, ग्रीन हाउसेज और सोना तक है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, चलो पता लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, उस हाइप बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट में अपनी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक, सब्सक्राइब और हाइप हमें पावर अप देता है भाई। ट्रांसमिशन अचानक कट हो जाती है और एक तेज आवाज में कोई हैंग फॉन्ग का नाम चिल्लाता है। लड़का कांपते हुए ठंड में डोर खोलने जा रहा है। पीप होल से झांकता है तो पता चलता है कि बाहर तो उसकी क्रश हियोना खड़ी है, जो ठंड सह नहीं पा रही और मुश्किल से बोल पा रही है। वो बिना सोचे दरवाजा खोल देता है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और उसे जल्दी से अंदर बुला लेता है। अचानक हियोना उस पर झपट कर उसे किस कर लेती है, जिससे हैंग फॉन्ग शॉक और अमेजमेंट में जम सा जाता है। वो किस में इतना एफर्ट डाल रही है कि किस खत्म होते होते ब्रो सच में समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। याद रहे, ये उसकी क्रश थी, तो अंदर से वो खुद को एक गिगा चैड महसूस कर रहा होगा। पहली बार लाइफ में इतनी बड़ी जीत मिली है। इसी पल हियोना अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। कहती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती थी। इस टेरिफाइंग अपोकलिप्स में उतरने के बाद उसे समझ आया है कि हैंग फॉन्ग जैसा इंसान सच में दूसरों की परवाह करता है। अपनी बात और स्ट्रांग करने के लिए हियोना उसका हाथ अपने शरीर पर रखवाती है, ताकि वो उसकी रेसिंग हार्ट बीट महसूस कर सके, और कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी करने के लिए रेडी है। और हाँ, यही वो हनी ट्रैप था जिसमें हमारा लड़का सीधा गिर गया, क्योंकि जब वो यहाँ बर्ड्स एंड बीज इमेजिन कर रहा है, हियोना उसके पैरों के बीच अपनी थाई रब करना शुरू कर देती है, जिससे वो और ज्यादा लॉस्ट और केयरलेस हो जाता है। वो भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर देता है, कहता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा उसी की परवाह करता है। लेकिन इस सिचुएशन में इस तरह बिहेव करना शायद सही नहीं होगा। हियोना एक टॉप क्लास मैनिपुलेटर है। वो उसे आंखें बंद करने को कहती है, ताकि वो इस पल को और एंजॉय कर सके। खुशी से भरा वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक्साइटेड कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर उसकी क्रश से मिली पहली किस के बाद अगला गिफ्ट है उसके सिर पर एक भयानक उदार। हियोना के घटिया बॉयफ्रेंड ने उसके सर पर जोरदार वार किया है। उसके सिर पर पड़ा एक भारी स्मैश उसे खून से लथपथ फर्श पर गिरा देता है। बेचारा दर्द में कांप रहा है, जबकि हियोना डर से चीख उठती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में उसे जान से मार देंगे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे याद दिलाता है कि वो मासूम बनने का नाटक ना करे। शुरुआत से ही दोनों जानते थे कि इस लड़के को मरना ही था। वो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं थे। इस दुनिया में जहां हर कोई खुद के लिए लड़ रहा है, वहां हैंग फॉन्ग जैसे बंदों की कोई कीमत नहीं। उसे बचाने के बजाय वो उसकी रिसोर्सेज और लूट मिलने की खुशी जाहिर कर रहे हैं। जहां एक नाइस गाय किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपनी ही खून की झील में पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा है और हिल भी नहीं पा रहा। मौत की ठंडी पकड़ उसे अपनी तरफ खींच रही है। और आखिरी चीज जो वो देखता है, हियोना अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी मना रही है। उसकी मौत का कारण सिर्फ एक बेरहम लड़की की प्लानिंग थी। अपने आखिरी पल में वो एक वादा करता है, अगर उसे एक और मौका मिला तो वो कभी किसी का खिलौना बनकर यूज होकर फेंका नहीं जाएगा। उसकी कॉन्शियसनेस ब्लैक होने लगती है। डर की जगह एक गर्म सी चमक उसे अपनी तरफ खींचती हुई महसूस होती है। पहले उसे लगता है शायद ये रास्ता उसे हेवन ले जा रहा है, लेकिन फिर उसकी इनोसेंट एक्सपेक्टेशन टूट जाती है जब उसका स्पिरिचुअल बॉडी दर्द से चकनाचूर होते हुए 100 टुकड़ों में बिखर जाता है। उस हॉरिफाइंग मोमेंट के अंत में वो अचानक अपनी बेड पर उठ बैठता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और वो अपनी सराउंडिंग्स को देखकर हैरान है। अभी कुछ सेकंड पहले वो मर रहा था और अब वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ वही नहीं, दुनिया भी ठीक है। कोई अपोकलिप्स नहीं, सूरज भी नॉर्मल गर्म है। 30 मिनट तक वो इंतजार करता है, फिर भी सब ठीक है। ऐसा वार्मथ जिसे उसने दोबारा कभी महसूस होने की उम्मीद ही नहीं की थी। कैलेंडर चेक करने पर पता चलता है कि आज जून 28 है, जबकि ओरिजिनल टाइमलाइन में अपोकलिप्स जुलाई 15 को शुरू होना था। इसका मतलब उसे मौत के बाद रिग्रेशन मिला है और अपोकलिप्स शुरू होने से हफ्तों पहले वो वापस आ गया है।
शॉक, अमेजमेंट, कंफ्यूजन सब एक साथ उसके चेहरे पर साफ दिख रहे हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं कि वो रिबॉर्न हो चुका है, लेकिन इस बार वो कुछ चेंजेस के साथ वापस आया है। उसकी ग्लोइंग रेड हैंड को ही देख लो। होश में आते ही उसका हाथ लाल रोशनी छोड़ रहा है। वो इसे हिलाकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सेंसेशन गर्म है, दर्द नहीं होता। पहले उसे लगा शायद दिमाग उसका मजाक कर रहा है, लेकिन फिर अचानक उसे छींक आ जाती है, और जैसे ही छींक आती है उसका हाथ ब्राइट ग्रीन ग्लो में बदल जाता है और उसकी कंफ्यूजन और गहरी हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ग्रीन ग्लो अनकंट्रोलेबल है। पावर का साइज बढ़ता जाता है। वो डर और पैनिक में वहीं जम जाता है। तभी अचानक वो ग्लो सिकुड़ने लगता है और उसके हाथ में समा जाता है। इस ग्रीन पावर की बिहेवियर रेड पावर से बिल्कुल अलग है। वो थककर एक सीट पर बैठ जाता है। उसकी एनर्जी अचानक से बहुत गिर चुकी है। हाँ, ग्रीन ग्लो एक्टिवेट होते ही वो पूरी तरह ड्रेन महसूस कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन में हाथ हवा में झटकते हुए उसे एक रियलाइजेशन होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे माना वाली स्टोरीज में होता है। मेन कैरेक्टर रीबॉर्न होता है और इस बार ओवर पावर्ड एबिलिटीज लेकर आता है। अपना पावर टेस्ट करने के लिए वो एक नाइफ निकालता है। शायद कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाती है। ब्लेड से कुछ नहीं होता और वो वहीं क्लाउन की तरह खड़ा रह जाता है। तभी उसका पेट बुरी तरह से गुर्राता है। एनर्जी लॉस इतना ज्यादा है कि उसे तुरंत कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से बेसुध हो जाएगा। फ्रिज खोलकर चेक करता है, कुछ भी नहीं। सिचुएशन उसकी सोच से ज्यादा खराब है। तभी उसकी नजर रोस्टेड सोयाबीन्स की एक जार पर जाती है। अपोकलिप्स में सबसे यूजफुल स्नैक्स। प्रॉपर मील नहीं है, पर अभी के लिए काफी होगा। एक सोयाबीन उठाकर वो मुंह में डालता है और तभी सोयाबीन उसके हाथ में एक पूरी ग्रोन बीन प्लांट में एक्सप्लोड हो जाता है। उसकी ग्लोइंग ग्रीन हैंड गायब, एग्जॉशन भी गायब। वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये सोयाबीन्स की वजह से हुआ या उसके पावर की वजह से। वो एक और बीन स्प्राउट पकड़कर खोलता है और चौंक कर समझता है यही उसकी नई पावर है। हैंगफोंग इम्प्रेस्ड है, इस पावर को डिटेल में समझना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे अपनी करंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अपोकलिप्स के लिए सामान स्टॉक करना। वो सुपरमार्केट पहुंच जाता है। भीड़ बहुत है, सब अपने काम में बिजी। हैंगफोंग चलते चलते अपने दिमाग में सोच रहा है। अब तक उसे 2 तरह की ग्लोइंग हैंड्स मिली हैं और ग्रीन वाली अनस्टेबल है और उसे एग्जॉस्टेड कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सोयाबीन्स को टच करते ही वो फुल स्प्राउट्स में बदल गए। उसका दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। हियोना, वही जिसने पिछले लाइफ में उसे बिट्रे कर मार डाला था। हाँ, वो ड्रॉप डेड गॉर्जस है, पर उसके साथ जुड़ने का मतलब है सीधे 6 फीट नीचे जाना। उसे अचानक सामने देखकर हैंगफोंग शॉक में है। थोड़ी बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। ली हियोना उसकी 3 साल से क्रश रही है। उसे इंप्रेस करने के लिए उसने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो उसके लिए बस एक बैकअप था। और अब वही लड़की जिसने उसे धोखा देकर मरवा दिया था उसके सामने खड़ी है। उसका खून उबलने लगता है, गुस्सा भर जाता है, लेकिन रीबॉर्न होकर वो जान चुका है कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। वो अपने आप को काम करता है, बदला सही समय पर लेगा। अभी उसे सप्लाईज चाहिए। हियोना कंसर्न दिखाते हुए उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वो विनम्रता रखते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। कहता है कि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक पल के लिए वो स्टन्ड हो गया। वो उसे स्मूथ टॉकर कहकर हंस देती है और मौके का फायदा उठाते हुए उसे साथ शॉपिंग चलने को इनवाइट कर देती है। लेकिन इस बार लड़की को सीधा रिजेक्ट मिलता है। हैंगफोंग उसके पास से यूं निकलता है जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखती। इससे उसे ऐसा रियलिटी चेक मिलता है जिसे वो सोच भी नहीं सकती थी। सच ये है कि हैंगफोंग समझ चुका है कि वो उसे सिर्फ ग्रोसरी के पर्सनल बैंक की तरह यूज करना चाहती है। अब वो किसी का पालतू नहीं बनने वाला। वॉल्डेमार्ट शॉपिंग प्लाजा इस रीजन का सबसे रिच सुपरमार्केट है। ओरिजिनल टाइमलाइन में आर्कटिक अपोकलिप्स शुरू होते ही इसे एक रात में खाली कर दिया गया था। पता नहीं किसने लूट किया, पर हैंगफोंग का गोल है जितना हो सके उतना सामान उठा लें। उसकी सर्वाइवल गाइड लिस्ट भी रेडी है। फूड, विंटर क्लोथिंग, मेडिसिन, नेसेसिटीज, फ्यूल और भी बहुत कुछ। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसके पास पैसे कम है। वो दुखी होकर सोच रहा होता है कि तभी उसे एक मैसेज मिलता है। इस साल के लिए उसे 1,70,000 यूएन का बड़ा लोन मिल सकता है। अपोकलिप्स में कौन कर्ज चुकाने वाला है? हंसते हुए वो सारे लोन ऐप्स खोलकर हर जगह से पैसे अप्रूव करवा लेता है। सीन स्विच होती है हायोना की तरफ। वो आज हैंगफोंग ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ये लड़की खुद को इतनी बड़ी समझती है कि उसे विश्वास ही नहीं होला कोई उसे रिजेक्ट कर सकता है। इससे उसके पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। वैसे भी जिसने अपने पिछली लाइफ में एक लड़के को कोल्ड ब्लड में मरवा दिया हो, उसके बारे में और क्या ही कहना। हायोना हैंगफोंग को गालियां देते हुए कहती है कि वो कितना पैथेटिक लूजर है, उसके पास कार तक नहीं, और अब वो उससे अच्छी बनने की कोशिश भी नहीं करेगी। तभी अचानक एक कार उसके सामने लुकती है। वो चौंक कर देखती है और शॉक में रह जाती है जब पता चलता है कि ड्राइवर वही है, हैंगफोंग। वो उसके पास आकर कैजुअली बताता है कि ये कार उसने अभी खरीदी है। आखिर उसके पिता स्टेट्स में काफी पैसा कमा रहे हैं, तो नेचुरली उन्होंने उसे फन करने के लिए पैसे भेजे। वो ये भी कहता है कि वो अपने फादर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया था, इसलिए वो अर्लियर उसके साथ बाहर नहीं जा पाया। ये सुनते ही हायोना का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है।
उसे लगता है कि रिफ्यूज़ल इसलिए था क्योंकि उसके पास एक इम्पॉर्टेंट काम था। वो अपोलोजाइज करते हुए क्यूट एक्टिंग शुरू कर देती है, फेक टीयर्स और कंप्लेन्स कि उसने उसके साथ कितना क्रूअल बिहेवियर किया। हैनफोंग की रिएक्शन इंटरेस्टिंग है। पहले वो उसे फूलिश कहता है, फिर अचानक उसे अपने करीब खींचकर कहता है कि वो हायोना जैसी इंपॉर्टेंट इंसान को कभी नहीं छोड़ेगा। हायोना को लगता है वो जैकपॉट जीत गई, इसलिए वो फिर उसके फीलिंग्स के साथ खेलते हुए कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो मूवी देखने और साथ में अच्छा डिनर करने का आइडिया देती है, लेकिन जैसे ही वो ये बातें बोल रही होती है, हमारा लड़का अंदर ही अंदर कह रहा होता है पीस द फक आउट, और वो अपनी लगेज संभालने में लग चुका है। वो कंप्लेन करता है कि उसे बहुत काम है और उसे अपने सामान की देखभाल करनी है। योना हैरान रह जाती है कि अचानक उसने इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया। हैनफोंग बिल्कुल कूल बनकर कहता है कि उसने ऐसा किया क्योंकि उसका मन था। उसकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ाने के लिए वो कहता है कि उसने ह्योना के लिए भी एक गिफ्ट खरीदा है। ये सुनकर वो खुश होकर बबली सी मुस्कुराती है और घर चली जाती है, ये सोचकर कि लेटर उसे वो गिफ्ट मिलेगा। जाते समय ह्योना के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्मर्क है। उसे लगता है उसने गेम जीत ली, लेकिन उसे नहीं पता कि हैनफोंग के चेहरे पर भी वही एक्सप्रेशन है। दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये भी ऐसा मौका है जो हैनफोंग कभी वेस्ट नहीं करेगा। वो अपने सीक्रेट स्टॉकपाइल के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। यही उसका सबसे बड़ा टिकट है इस अपोकलिप्स में सर्वाइव करने का। जिस दिन दुनिया बर्बादी में डूबेगी, हैनफोंग पूरी तरह तैयार है उस कमीने से बदला लेने के लिए जिसने उसे मार डाला था, और उस ह्योना से भी जिसका बिट्रेयल उसकी मौत की वजह बना। वो मान चुका है कि इस बार अपोकलिप्स आना उसे एक्साइटमेंट दे रहा है, और हाँ, कुछ बताता है कि ह्योना का विनाश बड़ा सैटिस्फाइंग होने वाला है। अपोकलिप्स का दिन अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। उस दिन भयंकर भारी बर्फ पूरे प्लैनेट को ढक लेगी और टेम्परेचर करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगले 1 महीने में टेम्परेचर लगातार गिरता जाएगा और -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर दुनिया पूरी तरह बर्फ में दफन हो जाएगी। बाहर निकलना फिजिकली नामुमकिन हो जाएगा, और इसलिए फूड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वो सारा सामान वापस अपनी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर चुका है। सब कुछ ढक कर छुपा कर रख रहा है ताकि कोई सस्पेक्ट न करे कि वो सप्लाईज होल्ड कर रहा है। जो सबसे रिस्की चीज़ें हैं उन्हें वो रात में चुपचाप ले जाएगा जब कोई आसपास ना होगा। अपोकलिप्स की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पावर सप्लाई होगी, इसलिए फ्यूल ज़रूरी है। हैनफोंग ने 1 साल के फ्यूल की सप्लाई पहले ही खरीद ली है ताकि कुछ भी गलत ना हो। हीटिंग सिस्टम्स भी ज़्यादा देर तक काम नहीं करेंगे, इसीलिए उसने कंस्ट्रक्शन क्रू बुलाकर अपने घर में बदलाव करवा लिए। रीइंफोर्समेंट, इंसुलेशन, सब कुछ अपोकलिप्स प्रूफ। और उसने एक डेडिकेटेड सप्लाईज रूम भी बना लिया है ताकि कोई शक न करे और उसे ज़रूरत पर सब मिल जाए। जब ये सारी तैयारियां पूरी हुईं तब जुलाई 14 आ चुका था। टेम्परेचर के अनकंट्रोलेबल गिरने में अब सिर्फ 1 दिन बचा था। अब उसकी आखिरी चेकलिस्ट थी अपनी सुपर पावर को समझना। उसे पता है कि सिर्फ सप्लाईज के भरोसे वो इस विंटर अपोकलिप्स में जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए ये प्लांट बेस्ड पावर्स उसके लिए उम्मीद की किरण है। उसके सामने वही सोयाबीन्स रखे हैं जिन्हें उसने अपने पावर से ग्रो किया था। अब टाइम है टेस्ट टेस्ट का। प्रॉब्लम यह है कि उसे अभी तक अपनी एबिलिटी का प्रॉपर ट्रिगर समझ नहीं आया। फिर भी वो 1 स्पून भरकर खाता है और डर के बावजूद उम्मीद करता है कि कम से कम ये खाने लायक तो हो। आधी प्लेट खत्म कर लेने के बाद उसे कोई खराब इफेक्ट महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये फूड सेफ है और वो इस पावर से खाने की चीज़ें बना सकता है। ट्रिकी हिस्सा है हाथ में ग्लो क्यों होता है और कैसे एक्टिवेट होता है। अभी तक उसने सिर्फ सोयाबीन्स पर ट्राई किया है, तो वो फ्रिज चेक करता है कि और वेजीज मिल जाएं टेस्ट करने के लिए। दोपहर कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चलता। एक कंफ्यूज्ड और वीक हैनफोंग की आंख खुलती है। वो सोच रहा है कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया था। उसके हाथ में ब्रोकली है और पूरी किचन सब्जियों से बिखरी पड़ी है। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा एग्जॉशन की वजह से। यही एक बड़ा ड्रॉबैक है उसके पावर का। वो फिर सोयाबीन्स खाता है और कमेंट करता है कि इस तरीके से उसने अपनी एबिलिटी के बारे में कुछ नया सीख लिया। चलो देखते हैं उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। उसने कई तरह की प्लांट्स मंगवाईं और उन पर अपनी एबिलिटी ट्राई की। कुछ प्लांट्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुए, कुछ सीड्स प्रॉपर प्लांट्स में ग्रो हो गए, और तीसरी कैटेगरी कुछ उसके हाथ में ही एक्सप्लोड हो गए, जिसकी वजह अभी मिस्ट्री है। एक्सप्लोजन के बाद जो चार्ड हुआ सब्सटेंस मिला वो कोल जैसा दिख रहा था। अच्छी बात यह है कि इसे बाद में स्टोर करके वार्मथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उसने हार्श कोल्ड से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया। एक्साइटेड होकर वो और प्रैक्टिस करता है। पहले फेल होता है, लेकिन जैसे ही फोकस करता है मैजिक इफेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। एनर्जी खत्म होकर वो फर्श पर गिर जाता है। बैक टू प्रेजेंट। वो अपनी ही पावर की लॉजिक से कंफ्यूज्ड है। कौन सी प्लांट काम करेगी कौन सी नहीं पता लगाना मुश्किल है, लेकिन उसने ट्रिगर के बारे में की बात समझ ली है। ये उसकी कॉन्शियसनेस से जुड़ा है, इसलिए वो मेडिटेशन ट्राई करता है।
खुद को नेचर के साथ एक महसूस करते हुए माइंड एंड बॉडी को एक करने की कोशिश। और ये काम करता है। आंखें खुलते ही उसका हाथ फिर से ब्राइट ग्रीन ग्लो करने लगता है। अब उसे यकीन हो गया उसका एबिलिटी कॉन्शियसनेस लिंक्ड है। वो टेस्ट करता है मीट पर। डिसअपॉइंटमेंट। मीट पर पावर काम नहीं करती। इसका मतलब उसे पूरी लाइफ प्लांट्स पर जीना पड़ेगा। वो फिर ट्राई करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। वो फिर सवाल करने लगता है अपनी सोच पर। मेडिटेशन के समय उसे 2 कलर्स महसूस हुए थे, रेड और ग्रीन। अभी तक उसने सिर्फ ग्रीन ट्राई किया था। इस बार वो आंखें बंद करके सेकंड एबिलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। शॉक। उसका हाथ रेड ग्लो करने लगता है और मीट पर असर करता है। वो मांस को एक घिनौने स्पाइकी ब्लॉब में बदल देता है, इतना डिस्गस्टिंग कि वो मीट को जमीन पर फेंक देता है और धीरे से करीब जाकर इंस्पेक्ट करता है। हैनफोंग पिंच करके चेक करता है। ये कुक्ड भी लग रहा था। उससे सवाल उठता है कि क्या रेड लाइट सिर्फ हीटिंग का काम करती है। फिर उसे एहसास होता है कि ये कुकिंग नहीं बल्कि डिसइंटीग्रेशन है। रेड लाइट एवोल्यूशनरी प्रोसेस को उल्टा कर देती है, ग्रीन उसे आगे बढ़ाती है। दोनों को कंबाइन करने के लिए वो अपने हाथों में मीट पकड़कर दबाता है। येलो बर्स्ट होता है और मीट पहले से बड़ा स्लैब बन जाता है, लेकिन सोयाबीन्स गायब। शायद वो मीट में मर्ज हो गए। ये उसकी पावर के सबसे अमेजिंग रिजल्ट्स में से एक है। लेकिन जैसे ही वो फिर ट्राई करता है, सब काला हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो अपने हाथ फ्लोर पर मारता है, फिर पेशेंस रखता है। उसे पता है अभी उसके पास बहुत समय है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर वो इस एबिलिटी को पूरी तरह मास्टर कर ले, वो खुद को सुपरमैन समझ रहा है जो दुनिया के टॉप पर खड़ा होगा। लेकिन फिर दिमाग में आता है सिर्फ फूड ही सब कुछ नहीं, उसे ह्यूमन से भी बचने के लिए वेपन चाहिए। वो बाहर जाने का सोच ही रहा था कि उसे एहसास होता है अपोकलिप्स शुरू हो चुकी है। जुलाई में ही अब्सर्ड अमाउंट ऑफ स्नो गिर रही है। फिर भी वो बाहर निकलता है गन लेने के लिए, टेम्परेचर्स -45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले। लेकिन गन इल्लीगल है। तभी उसकी नज़र एक ब्रोकली हेड पंक पर पड़ती है जो चिल्ला रहा है कि वो शे गैंग लीटा ग्रुप के लाओ वांग का छोटा भाई है, टिपिकल एटीट्यूड दिखाते हुए। हैनफोंग इस क्लाउन को पहचान लेता है उसकी बेकार फैशन की वजह से। लोगों ने उसे निकनेम दिया है होमलेस जो। ये ले जू उर्फ होमलेस जो उसी नेबरहुड में रहता है। खुद को बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बताता है, कनेक्शंस का ढोल पीटता है और हमेशा फोन पर प्रोजेक्ट चिल्लाता रहता है, जबकि उसके पास कोई जॉब नहीं। हैनफोंग सोचता है ये इडियट शायद उसकी हेल्प कर दे वेपन लेने में। वो उसे ग्रीट करता है जैसे वो उसे सालों से जानता है। सच में जो उसे जानता भी नहीं। हैनफोंग फेक आइडेंटिटी ले लेता है, शियाओ खान, और उसे लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड जैसा बिहेव करता है। वो इडियट तुरंत ट्रैप में फंस जाता है और भूल जाने की माफ़ी मांगता है। हैनफोंग आसपास देखकर उसके पास आकर अपने हालात एक्सप्लेन करता है। सुनकर जो शॉक में पूछता है उसे गन किस लिए चाहिए। हैनफोंग एक्सक्यूज ढूंढ रहा होता है। तभी जो वॉर्न करता है कि गन इलीगल है और लाइटली नहीं लेनी चाहिए। उसकी कनेक्शंस वेपन ला सकती हैं, पर मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस काम में पड़ना चाहता है। हैनफोंग फेक कहानी सुनाता है कि बाइक पर एक आदमी ने उसके चेहरे पर थूका था। उसने उसे सबके सामने पीटा और फिर अगले दिन वो गैंग लेकर आया और हैनफोंग को बुरी तरह पीटा। अब उसे सेल्फ डिफेंस वेपन चाहिए। जो सहानुभूति दिखाता है, कहता है थूकना बहुत घटिया हरकत है और सज़ा मिलनी चाहिए। हैनफोंग सोचता है ये बेवकूफ़ मुद्दा ही मिस कर गया। फिर भी जो उसका आंसू पोंछता गार्डियन बनकर कहता है वो अपने भाई से बात करेगा। हैनफोंग खुश, चीज़ें उसके हिसाब से चल रही हैं। जो कहता है बॉस की गाड़ी लें क्योंकि उसकी लग्जरी कार सर्विस में है। हैनफोंग प्राउडली अपनी कार दिखाता है कि चलो इससे चलते हैं। ड्राइव करते हुए जो कार देखकर दंग, पूछता है कितने की है। हैनफोंग कहता है 7 लाख की है और जो इंस्टाग्राम मॉडल की तरह फोटो खींचने लगता है। कैप्शन ऐसे डाल रहा है जैसे कार उसी की हो। बात करें उस बिग ब्रदर की जिसके बारे में वो बोल रहा था। उसकी पंक्स की पूरी टुकड़ी बाहर आग जलाकर चिल कर रही है और इस पागल वेदर पर कमेंट्री कर रही है। तभी हैंगफोम की कार वहां रुकती है और होमलेस जो बड़े स्टाइल में उतर जाता है, ऐसे स्मग एटीट्यूड में जैसे दुनिया उसी की हो। उसके बाकी लड़के तो दंग रह जाते हैं कि होमलेस जो के पास अब अपना एसयूवी है और ये ऐसा स्लाइम बॉल है जो दावा करता है कि उसने ये कार अपने पैसों से 7 लाख में खरीदी है। हैंगफोंग को यही सोचकर अचंभा हो रहा है कि ये बंदा कितनी हिम्मत से ओनर के सामने ही ऐसी झूठी डींगे मार रहा है। अगले सीन में वो पंक हैंगफोंग को अपने बॉस के पास ले जाता है और जैसा गैंग लीडर से उम्मीद होती है उसके पूरे शरीर पर टैटूज हैं। अपने भाई को यहां देखकर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो तुरंत उस ब्लॉन्ड पंक को बाहर कर देता है। तभी होमलेस जो सारा दबाव हैंगफोंग पर डाल देता है
कहता है कि ये उसका दोस्त है और इसे गन खरीदनी है। बॉस पहले तो हैरान होता है और हैंगफोंग को एक मीन लुक देता है। हमारा लड़का डर से जमा हुआ है, जबकि बॉस चिढ़ा हुआ है कि वो एक घटिया सी गन के लिए यहाँ चले आए, जैसे यहाँ शॉपिंग मॉल चल रहा हो। बॉस अपने आदमी को हैंडगन लाने को कहता है और उसे हैंगफोंग की तरफ उछाल देता है। कीमत 6000। लेकिन हमारा लड़का टाइनी डिक पिस्टल से संतुष्ट होने वालों में से नहीं। वो फुल जॉन विक मोड में जाना चाहता है, इसलिए वो स्कोप वाली लंबी गन मांग बैठता है। बॉस उसकी ऑडेसिटी देखकर चौकन्ना हो जाता है। भला एक बच्चा स्नाइपर राइफल मांगे, ये भी कोई बात है। वो हैंगफोंग को याद दिलाता है कि वो निगोसिएशन करने की पोजीशन में नहीं है, यहाँ ऐसी सर्च नहीं चला सकता जैसे मॉल में आया हो। बॉस का स्टकअप रवैया बेवजह गुस्से वाला है। तभी होमलेस जो अपनी कहानी सुनाने वाली कला दिखाता है। इस बार वो हैंगफोंग की वाइफ की कहानी फेंकता है, जिसने उसे 3 बार धोखा दिया। ये सुनते सुनते बॉस हैंगफोंग की जगह खुद रेज में भर जाता है, जैसे उसका खुद का दिल टूट गया हो। इतनी रिडिकुलस कहानी की फिल्म बन जाए। आखिर बॉस स्नाइपर राइफल देने के लिए मान जाता है, पर कहता है कि उसे आने में कुछ दिन लगेंगे। हैंगफोंग थैंकफुल होकर सर हिलाता है। चैंगजी नाम के अंडरलिंग को बोला जाता है कि एक सेमी ऑटो भी अरेंज कर दे। बॉस उस पर थोड़ा तरस खा लेता है और उसे एक हैंडगन फ्री में गिफ्ट कर देता है। हैंगफोंग स्टार स्ट्रक है, इतना बड़ा हथियार फ्री। ग्रैटिट्यूड लौटाते हुए हैंगफोंग गैंग को एक जरूरी इन्फो दे देता है। कहता है कि गवर्नमेंट से उसकी दोस्ती है और ये वेदर और बिगड़ने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी सप्लाई स्टॉक कर लेना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगी। इस बार हैंगफोंग के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन है। उसकी बात का वेट बढ़ रहा है। बॉस उसकी सलाह मान लेता है और मीटिंग यहीं खत्म होती है। लौटते वक्त होमलेस जो बताता है कैसे उसने मीडिएटर बनकर मीटिंग संभाल ली। वो खुश भी है कि आज उसके भाई का मूड अच्छा था, इसलिए बिग सीन नहीं बना। हैंगफोंग सच में ग्रेटफुल है और उसे ढेर सारी सिगरेट्स खरीद कर देने का सोचता है। पहले जो नेक बनने का नाटक करता है, पर आखिरकार मान ही जाता है। और मजेदार बात, वो पूरे 8 कार्टन सिगरेट्स मांग लेता है। उसे लगता है ईजी रिक्वेस्ट है। जो अपनी बकवास में बिजी है और हैंगफोंग अपनी चेकलिस्ट पर फोकस कर रहा है। अपोकलिप्स के लिए उसे जो चाहिए था सब मिल चुका है। अब बस उसे अपनी एबिलिटीज को समझना है और फूड इशू सॉल्व करना है। इतना कॉन्फिडेंट होकर जैसे ही आगे बढ़ता है, वो होमलेस जो के सामने फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ता है। उसका पैर बुरी तरह मुड़ जाता है और वो दर्द से कांप उठता है। जो समझ ही नहीं पा रहा अचानक क्या हो गया। हैंगफोंग को शक है कि उसका पैर टूट गया है। वो जो को कीज देकर कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले चले, पर ब्लॉन्ड पंक शर्माते हुए बताता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो उसे ओल्ड स्कूल तरीका अपनाना होगा। वो हैंगफोंग को सहारा देकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीन इतना डिप्रेसिंग है कि हैंगफोंग टॉर्चर झेलने से अच्छा टैक्सी बुला लेता है। और अगला सीन हॉस्पिटल। रिसेप्शनिस्ट एरिया में हेड नर्स जान नाइट शिफ्ट कर रही है और देख रही है कि बर्फ हर घंटे के साथ और भारी होती जा रही है। तभी उसे इमरजेंसी कॉल आता है कि हॉल में स्टाफ कम है और उसे तुरंत पहुंचना है। वैसे हमारे लड़के का पैर सच में टूट चुका है। रिपोर्ट आती है फ्रैक्चर। कम से कम 1 घंटे ऑब्जर्वेशन और फिर मेड्स के साथ डिस्चार्ज। उसने सब कुछ परफेक्ट प्लान किया था, पर एक रैंडम इवेंट ने सब गड़बड़ कर दिया। ब्रदरली उससे विदा लेता है, कहता है उसे बहुत बिजी स्केड्यूल है और बहुत डील्स करनी है। और इस तरह हैंगफोंग फिर से अकेला रह जाता है, इस बार टूटे पैर के साथ। हॉस्पिटल पेशेंट से भरा पड़ा है। वेदर कंडीशंस बिगड़ने की वजह से हर कोई परेशान है। ये साफ संकेत है कि कुछ हफ्तों में हालात कितने भयानक होने वाले हैं। हैंगफोंग मेडिसिन का इंतजार कर रहा है। क्यू बहुत लंबी है। तभी वो दूर से हेड नर्स को देखता है। वो पेशेंट्स का पल्स चेक करते हुए हर किसी की मदद कर रही है। डॉक्टर्स और स्टाफ उस पर भरोसा करते हैं। वो इतनी यंग होकर हेड नर्स बन चुकी है। वो ऊपर से नीचे तक अडोरेबल दिखती है और हर मरीज के साथ दयालु। हमारा लड़का फिर से सिंक हो चुका है, इस बार किसी और के लिए। जैसे ही वो उसे एडमायर कर रहा होता है, एक बूढ़ा आदमी उसकी मदद मांगता है। जियान तुरंत उसके पास जाती है। वो कहता है उसकी पीठ में दर्द है। जियान याद दिलाती है कि स्टाफ कम है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। पर उसका असली मकसद कुछ और था। वो हेड नर्स के पैरों के नीचे कैमरा रखकर उसकी फोटो खींच लेता है, जबकि जियान क्लूलेस है। वो प्रॉमिस करती है कि थोड़ा खाली होते ही एक्सरे करवा देगी। लेकिन वो बूढ़ा क्रीप यही नहीं रुकता। वो फुल पीडीएफ फाइल मोड में जाकर नर्स को पकड़ लेता है। वो अब तक सस्पेक्ट भी नहीं करती और कहती है कि डॉक्टर अभी आके चेक कर लेगा। लेकिन क्रीप फिर भी हरकतें जारी रखता है और हॉस्पिटल की फाइनेस्ट बेकरी को पकड़ने लगता है। इससे पहले वो और गंदगी करे, हमारा लड़का अपना क्रच उसके चेहरे पर दे मारता है। बूढ़ा जमीन पर गिर जाता है। जियान शॉक्ड पूछती है क्या पेशेंट ठीक है। हैंगफोंग इनोसेंट बनकर बोलता है उसे क्रच चलाना नहीं आता। हाँ, जब कुछ नहीं आता तो फुल स्पीड में किसी के मुंह पर मार दो। हैंगफोंग ऐसे एक्टिंग करता है जैसे ओल्ड मैन का फोन चेक कर रहा हो और क्रीप चिल्लाता है रोक दो। हैंगफोंग गैलरी में फोटो देख लेता है और भड़क उठता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि इस घटिया इंसान ने ना सिर्फ फोटो खींची बल्कि उसे छुआ भी। वो उसे धमकाता है, सिक्योरिटी बुलाकर इसे सेल में भिजवा देगा। हॉस्पिटल में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो दूसरों का गलत फायदा उठाएं, और फोन वापस देने से साफ मना करता है।
कहता है अगर इसने दोबारा हरकत की तो फोटो को सोशल मीडिया पर उड़ा देगा। मजबूर बूढ़ा गुस्से में भागता है। वही आदमी जिसको 1 सेकंड पहले पीठ का दर्द था, अब वो बिजली की गति से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। जियान भी उसकी स्पीड देखकर हैरान है। हैनफोंग सोचता है कुछ लोग कितने नाइव होते हैं। वो जियान को फोटो दिखाता है और बताता है कि वो क्रीप शुरू से ही गलत इरादों से आया था। जियान खुश होकर फोन ले लेती है और पुलिस को देने का वादा करती है, लेकिन फिर पूछती है उसका एंकल तो इंजर्ड था ना। तभी हैनफोंग को याद आता है उसका पैर टूटा है और पेन उसकी याददाश्त वापस लाता है। वो दर्द से चीख उठता है। थोड़ी देर बाद जियान उसे ठीक से बैंडेज कर देती है। अब दर्द कम है। जियान उसकी मदद के लिए ग्रेटफुल है और वादा करती है कि आगे किसी को उसका फायदा नहीं उठाने देगी। लेकिन बात करते हुए हैनफोंग का पैर गलती से उसके 2 पर्सनालिटीज पर जा लगता है। हैनफोंग को लगने लगता है कि ये लड़की शायद कभी सीख नहीं पाएगी। तभी जियान ड्यूटीज के लिए वापस बुला ली जाती है और वो क्लमजी तरीके से भागती हुई कहती है कि हैनफोंग 1 हफ्ते बाद चेकअप के लिए आए। हैनफोंग अंदर से समझ रहा है 1 हफ्ते बाद वो इस दुनिया को फिर से नहीं देख पाएगी। वो उदास मन से वहां से निकलता है। अगले दिन वेदर और बिगड़ चुका है। न्यूज़ हर जगह टेम्परेचर्स गिरने और भारी स्नोफॉल की चेतावनी दे रही है। दुबई और इजिप्ट जैसे जगहों में भी भारी बर्फ, जो कभी सुना भी नहीं गया। 46 देशों के एक्सपर्ट्स इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उनका कहना है कि सीवियर कोल्ड टेम्परेरी है और कुछ दिनों में हट जाएगा, लेकिन लोगों को अंदर रहने को कहा गया है। हैनफोंग अपनी मॉडिफाइड रूम में आराम से बैठा है। एंडलेस हीटर वार्मथ है। उसे कोई डर नहीं। न्यूज़ कितनी भी फॉल्स होप दे, उसे पता है ये सब झूठ है। पहली बार वो क्लाउन था जो गवर्नमेंट की बात पर भरोसा करता रहा, लेकिन इस बार वो तैयार है, फुल्ली स्टॉक्ड है, हीटिंग सिस्टम परफेक्ट है। अब उसे कोई चिंता नहीं। बिल्डिंग ग्रुप चैट में लोग पागल हो रहे हैं, बोल रहे हैं ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, एग्जिट पर बर्फ जम रही है तो ग्रोसरी भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने जो पैसा दिया उसके बदले मिल रहा है खराब सर्विस। मैनेजमेंट को टैग करके उनकी जान ले रहे हैं। इतने ब्लेम पॉइंटलेस हैं क्योंकि कोई भी ब्लिजर्ड नहीं रोक सकता। तभी चैट में एक एनोनिमस बंदा बोल्ड मैसेज भेज देता है, आइस एज अपोकलिप्स शुरू होने वाली है और ये स्नो स्टॉर्म धरती के अंदर से उठ रहा है। हैनफोंग शॉक्ड है। इस इन्फो को अभी कोई नहीं जानता होना चाहिए था। वो तुरंत इस रहस्यमयी बंदे को खतरे की तरह देखता है। इस स्टोरी में अपकमिंग अपोकलिप्स का सीक्रेट सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को ही मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स के लोग अब लीश पर बंधे एंग्री मॉब की तरह दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को धमका रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसों की कीमत चाहिए। मैनेजमेंट बार बार माफी मांग रही है, लेकिन रेजिडेंट्स के गुस्से पर कोई असर नहीं। रिफंड्स तक की बात चल रही है और इन सब के बीच हैनफोंग चढ़कर ये तमाशा देख रहा है। उसे समझ नहीं आता लोग बेकार की चीजों में एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट भी क्या कर पाएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में सभी लोग इमेच्योर नहीं हैं। जानू नाम का एक रेजिडेंट समझदारी दिखाता है। कहता है कि ब्लिजर्ड से लड़ना पॉसिबल नहीं, बेहतर होगा सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें। नेचुरल डिजास्टर किसी के कंट्रोल में नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर गुस्सा उतारना बेवकूफ़ी है। लॉबी में हर कोई जियांग की काम बातों से अग्री नहीं है। यहाँ लोग इतने बेकाबू और शॉर्ट साइटेड हैं कि एक दूसरे की मदद के बजाय जियांग पर ही भड़ास निकालने लगते हैं। कहते हैं वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहा है। जियांग समझाता है कि वो किसी का साइड नहीं ले रहा, बस रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात कर रहा है। आर्ग्यू करते रहने से कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट को कॉर्नर में धकेलने से रोड्स क्लियर नहीं हो जाएंगी। लेकिन क्राउड को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक बाहर की बर्फ हट न जाए, ताकि वो ग्रोसरी ला सकें। भूख से मरना किसी के बस की बात नहीं। जियांग फिर समझाने की कोशिश करता है कि अगर स्नो हट भी गई तो रोड साफ होंगी इसकी गारंटी नहीं। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि ग्रोसरी तक पैदल जाना ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि रास्ता बनाना रोड साफ करने से आसान है। दूसरी तरफ हैंगफोंग का मूड खराब है। उसे पहचान हो जाती है उस बंदे की जो ऐसे उपदेश दे रहा है। कोई अच्छा पास नहीं रहा दोनों के बीच। तभी चैट में एक एनॉयड बंदा घुसता है। बिना फॉर्मेलिटीज कह देता है, अगर खाना चाहिए तो नीचे जाओ और सड़क साफ करो, बातें करने से बर्फ नहीं पिघलेगी। और वो लॉग आउट कर देता है। फिर एक और आदमी आगे आता है, कहता है वो नीचे जाकर सफाई में हेल्प करेगा। ये ब्लंट थक भी हैंगफोंग को जाना पहचाना लगता है। धीरे धीरे रेसिडेंट्स मदद के लिए उतरने लगते हैं। नाजुक ब्यूटीज भी अपने सॉफ्ट हाथ गंदे करने को तैयार हैं इस नोबल काम के लिए। और फिर आती है भूल न जाने वाली हियोना, वॉलंटियर बनकर। हैंगफोंग दंग है, ऐसी लड़की यहां मदद करने कैसे तैयार हो गई। टर्न्स आउट उसका नाटक सिर्फ गूनर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है, ताकि सारे लड़के उसे बचाते फिरें और वो खुद एक उंगली भी ना हिलाए। और वही होता है, सब उसकी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक लड़की से और उम्मीद भी क्या। हैंगफोंग चैट से लॉग आउट करता है। चिढ़ उसके चेहरे पर साफ दिखती है। वो हमेशा उसका मूड खराब कर ही देती है, और ऊपर से अब वो उसे टेक्स्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये डेस्परेट गूनर उसके लिए कुछ भी कर देगा।
इसलिए वो चाहती है कि वो उसे फूड सप्लाईज पहुंचा दे। बोनस के तौर पर उसकी बेयर लेग्स और थिक थाइस की फोटो भी भेज देती है। इतनी ठंड में भी कम कपड़े पहनकर बस उसे फंसाने की कोशिश। हैंगफोंग मानता है एफर्ट 10/10 है। सिडक्टिव मूव सोल पर सीधा वार है, लेकिन उसका लेग टूटा है। बूटी चेस करना चाहे भी तो कर नहीं सकता। तो वो टीजिंग रिप्लाई फेंकता है जिससे हियोना का खून खौल जाए। जवाब असरदार बैठता है। वो इतनी परेशान कि उसे कुचल डालना चाहती है। कहानी रिवाइंड करते हैं। ब्लिजर्ड शुरू हुए आज तीसरा दिन है। टेम्परेचर -20 डिग्री से भी नीचे। डिस्ट्रक्शन की ये बस शुरुआत है, इसलिए अभी सेंट्रल हीटिंग चल रही है। इंटरनेट भी चालू है ताकि लोग ध्यान भटका पाएं। और हमारा लड़का बोर्ड टीन्स की तरह टिकटॉक पर बर्स्टी शॉट्स देखते हुए टाइम पास कर रहा है। लेकिन वो इस बार भी बोर हो गया है। बस दूसरा दिन है अपोकलिप्स का और वो अकेलापन फील करने लगा है। टूटे पैर ने उसकी मूवमेंट और स्टाइल दोनों तोड़ दिए। पूरा रिकवरी होने में महीनों लग जाएंगे। तो वो फिर वीडियोज़ में डूब जाता है। तभी उसे एक शॉकिंग न्यूज़ क्लिप दिखती है। कोई आदमी 15th फ्लोर से गिरा, अंदरूनी अंग और हड्डियां चकनाचूर। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रीजेनरेट करने लगा। डॉक्टर्स भी हैरान। सुपरनैचुरल हीलिंग। ये देखकर हैंगफोंग को अपनी एबिलिटीज याद आती हैं। वो अपनी हरी लाइट एक्टिवेट करके ब्रोकन बोन हील करने की कोशिश करता है, लेकिन पावर फुस, कोई असर नहीं। दोबारा ट्राई करता है, फिर फेल। उम्मीद टूट जाती है। वो सोफे पर ढह जाता है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। फिर घंटों स्क्रॉल करते हुए उसकी आंख लग जाती है। सपने में वो प्रिमिटिव कपड़ों में है, एक मैसिव गोट पर सवार, और उसके पीछे पूरी आर्मी ऑफ फ्लाइंग गोट्स। जूम आउट दृश्य में पूरा झुंड उसके पीछे। लेकिन मजा वहीं खत्म जब गोट्स ब्रेक मारते हैं और वो गिर पड़ता है, पैर चोटिल। तभी एक गोट उसकी लेग चाटने लगता है। ग्रोस लगता है तो वो उसे धकेल देता है। गोट इरिटेट हो जाता है। फिर वो अपनी लंबी जीभ निकालता है, लेग को लपेटता है और उसे ऊपर खींच देता है, जहां उसका पैर हील होने लगता है। इसी पल हैंगफोंग पसीने से तरबतर डर के मारे जाग जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा है और तभी वो देखता है उसकी लेग हरे एनर्जी से ग्लो कर रही है। सेल्फ रिपेयर हो रहा है। बैंडेज हटाकर फर्श पर कदम रखता है। दर्द नहीं, हीलिंग सच में हो गई। वो थियरी टेस्ट करने के लिए नाइफ उठाता है। कांपते हाथ से अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाता है ताकि पावर दोबारा ट्रिगर हो सके। उधर बाहर रेसिडेंट्स आखिरकार अपने एंगर को प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हैं। उनकी टीम वर्क से मेन गेट के सामने की बर्फ हट जाती है। क्रेडिट जाता है जियांग के यूनिटी स्पीच को, जिसने सबको मोटिवेट किया। जियांग एक्स्ट्रा प्रॉप्स उस बूढ़े आदमी को देता है जिसने सबसे ज्यादा काम किया। बूढ़ा ट्विंस की मेहनत की भी तारीफ करता है। और वहीं हमारी प्यारी हेड नर्स जिंगियान बर्फ में फिसलती हुई चल नहीं पा रही। ट्विंस तुरंत उसे सहारा देते हैं और फिर कहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आवाज दे देना। जियान स्नोफॉल तेज देखकर सबको कहता है, जल्दी ग्रॉसरी रन कर लो और जल्द वापस आओ। ओल्ड मैन अचानक एक रूमर याद करता है। कहता है कुछ दिन पहले उसने देखा कि कोई रेजिडेंट छोटा ट्रक लेकर सप्लाईज ला रहा था, जैसे मूव इन हो रहा हो। जियान कहता है, नॉर्मल है, मूव इन के वक्त सामान आता है। तभी बूढ़ा एक डिटेल जोड़ता है, उसके पास गैस टैंक्स और फायरप्लेस भी था। ये नॉर्मल सामान तो नहीं, ऐसा लगता है कोई विंटर सर्वाइव करने की तैयारी एडवांस में कर रहा था। इससे पहले वो और सोच पाते, ट्विंस प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर लौट आते हैं। तभी वहां एक क्यूरियस आदमी कान लगाकर सब सुन रहा होता है, लेकिन लियू यान उसे पकड़कर स्नोबॉल मार देता है। झगड़ा बढ़ने ही वाला था कि जियान रोक देता है और सबको निकलने को कहता है, क्योंकि रास्ता साफ हो चुका है। नर्स जिन भी एक्साइटेड है शॉपिंग के लिए। बूढ़ा जियान से पूछता है, क्या नया रेजिडेंट पहले से ब्लिजर्ड के बारे में जानता था? जियान थोड़ा सोचकर सवाल टाल देता है। कहता है जल्द ही तूफान थम जाएगा, और अगर नहीं थमा तो लकी है कि पास में ऐसा पड़ोसी है जिसके पास सबके लिए खाना, गर्मी का सामान है, मतलब फायदा ही है। वो सब स्टोर की तरफ निकल पड़ते हैं। बर्फ और भारी गिर रही है, इसलिए सब तेज चलते हैं। मीनवाइल हमारा लेजी किंग हैंगफोंग अपनी कम्फी अपार्टमेंट में अब भी सो रहा है। तभी डोर नॉक होता है और आवाज आती है। दरवाजा खोलता है होमलेस जो सामने, हाथ में वही गिफ्ट जो बॉस लू ने दिया था। ब्रदर ली स्टॉक पहले से कर चुका है, इसलिए अब उसे शहर में भागना जरूरी नहीं। फिर भी इस मौसम में आने के लिए हैंगफोंग शुक्रिया अदा करता है, जो कुछ और इन्फो भी देता है। रात में रूमर फैला कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के सुपरमार्केट की शेल्फ्स किसी ने पूरी तरह साफ कर दी, एक ही रात में। जब बॉस लू की गैंग ने अपना रास्ता साफ किया और वहां पहुंचे तो सब कुछ खाली था। हैंगफोंग को यकीन करना मुश्किल है, इतना बड़ा सुपरमार्केट रातों रात गायब कर देना। लेकिन जो झूठ नहीं बोलता, क्लियरली कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी पिछली लाइफ में भी नहीं था। शायद वो अकेला नहीं है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। तभी जो उसे वॉर्न करता है, गर्म कपड़े पहनकर रहो और प्रिकॉशन रखो, और फिर चला जाता है। अब हैंगफोंग अकेला,
सोच में डूबा, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन खोजने लगता है। उसे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास सब स्पेस पावर है, जो इनफाइनाइट सप्लाई स्टोर कर सके। यही सबसे रीजनेबल थ्योरी लगती है, और चूंकि उसके खुद पावर्स हैं, इस दुनिया में दूसरों के पास भी होना पॉसिबल है। ये रियलाइजेशन डराने वाला है। अब एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अपनी एबिलिटीज पूरी डिटेल में समझनी होंगी ताकि सुपर पावर यूजर्स से मुकाबला कर सके। वो अपनी डायरी निकालता है और फैक्ट्स लिखता है जो उसने ऑब्जर्व किए। उसकी पावर फूड पर रिएक्ट करती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर। वो फूड ग्रो कर सकता है, साइज बढ़ा सकता है, फ्राई भी कर सकता है, टेस्ट भले खराब हो। लेकिन लिमिटेशंस हैं। सक्सेस रेट कम है और प्रोडक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे सोयाबीन्स में सक्सेस 10%, मीट में और भी कम, और फेल होने पर डिजास्टर। जैसे अभी सोयाबीन ने उसके हाथ में हरी दुर्गंध वाला पत्थर बना दिया। ये हाई फेल रेट इरिटेट कर रहा है। उसे कंट्रोल सीखना पड़ेगा। इसलिए वो प्रैक्टिस शुरू करता है, जमकर, देर रात तक, पसीने से तर, और आखिरकार सक्सेस। उसके हाथ में फ्रेश सोयाबीन प्लांट है, पॉट्स के साथ। ये अचीवमेंट आसान नहीं थी, और अब वो खुद अपने रूम का हीटर बन चुका है। लेकिन ये कीमत उसे चुकानी पड़ी ताकि वो कुछ रूल्स समझ सके और सक्सेस रेट बढ़ा सके। उसे पता चला कि ग्रीन लाइट एनर्जी हर समय कांस्टेंट नहीं रहती, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए इस ग्रीन लाइट को अलग समय तक अप्लाई करना पड़ता है। प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ड्यूरेशन सही गैस ना करो तो पूरा प्रोसेस फेल हो जाता है और एक जला हुआ बदबूदार स्टोन मिल जाता है। यानी हर प्रोडक्ट के लिए आइडियल कुकिंग इंटरवल बिल्कुल एक्यूरेट जानना पड़ता है। ये सुनकर हैंडफैंग की याद आई, एक पॉपुलर म्यूजिक एंड डांस ऑनलाइन गेम जो करीब 10 साल पहले आया था, जिसमें रिदम के साथ सही इंटरवल में सही बटन्स दबाने होते थे। वो ये भी इमेजिन कर सकता था कि एनर्जी की वैल्यू को डायरेक्शंस अप, डाउन, राइट और लेफ्ट जैसा माना जा सकता है, और ऑब्जेक्ट में हर सेकंड सही एनर्जी इनपुट जाना चाहिए, और आखिर में एक क्रिटिकल पॉइंट पकड़कर प्रोसेस को रोकना पड़ता है। अगर सही किया तो सक्सेस मिलती और हर सोयाबीन एक प्लांट बन जाता। प्लांट्स में सक्सेस के बाद हैंडफैंग ने मीट पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ऑब्वियस था, लेकिन मीट वेजिटेबल से बिल्कुल अलग था। प्रोसेस में कुछ भी गलत हो जाए तो मीट एक गंदी ब्लैक स्लरी में बदल जाता, लेकिन मीट को टर्न करने के प्रिंसिपल्स फिर भी सिमिलर ही होने चाहिए थे। सबसे पहले ये पता करना था कि आखिर मीट को कितनी एनर्जी चाहिए। सब कुछ प्लान के हिसाब से सही चल रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आई जब चिकन लेग पहले की तरह फट गया और वही गंदी ब्लैक स्लरी बन गई। उसे समझ आ गया कि मीट के साथ सीखना प्लांट्स के मुकाबले और ज़्यादा टाइम लेगा। बार बार हैंडफैंग कोशिश करता और बार बार फेल होता गया। चिकन लेग्स एक के बाद एक एक्सप्लोड हो रहे थे। फेलियर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार हमारे हीरो का पेशेंस टूट गया। वो लिटरली रो पड़ा और इस डैम एबिलिटी को कर्स करने लगा, जिसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही थी। लेकिन हीरो हार मानने वालों में से नहीं था। विंडो के बाहर स्नोफॉल और तेज होती जा रही थी, टेम्परेचर भी और नीचे गिर रहा था। फिर भी हैंडफैंग ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। किचन उसकी कोशिशों के निशानों से भरी हुई थी, और फिर आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आखिरी चिकन लेग, अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, रेड और ग्रीन एनर्जी, उसे ये सब एक ओवर कॉम्प्लिकेटेड मिनी स्केल गेम की तरह लग रहा था। हर बार रिपीट, और जरा सी गलती होते ही पूरा प्रोसेस फिर से शुरुआत से। टेंशन अपने पीक पर थी, और इस बार हैंडफैंग सक्सीड कर गया। उसने चिकन लेग को ग्रो करके एक जाइगैंटिक साइज तक पहुंचा दिया। एक छोटी सी स्नॉट के साथ उसने प्राउडली कहा कि ये वाकई वर्थ था, और थक कर खुश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार उसे मीट सिंथेसाइज करने का तरीका मिल गया था। बाहर का वेदर दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा था। न्यूज़ में अनाउंस किया गया कि आज जुलाई 17 लगातार तीसरा दिन है स्नो डिजास्टर का। पूरे देश के हर कोने में यही हाल है, और ऐसा लग रहा है कि इंसानियत एक ऐसे डिजास्टर का सामना कर रही है जो कुछ हजार सालों में एक बार आता है। सिटीजन्स की बेसिक लाइवलीहुड बचाने के लिए अथॉरिटीज एक्टिवली मुकाबला कर रही हैं और मदद के मेजर्स ले रही हैं। ऐसा ही न्यूज़ सुनते हुए हैंडफैंग अगले दिन जागा। ये वार्निंग और प्रॉमिसेस वो कई बार सुन चुका था कि भारी स्नोफॉल ने ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट सब पैरालाइज कर रखा है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और वेट करो। डिजास्टर एरियाज में जल्द ही ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज पहुंच जाएंगी। न्यूज़ एंकर ने आखिर में सबको एडवाइस किया कि घर में ही रहें और बिना ज़रूरत बाहर मत निकलें। हैंडफैंग के लिए इनमें कुछ भी नया नहीं था। ये सब वो अपनी पास्ट लाइफ में भी सुन चुका था। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, और फिर लगातार कई नोटिफिकेशंस। हैंडफैंग ने देखा कि उसके बिल्डिंग रेजिडेंट्स के ग्रुप में फिर से काफ़ी नॉइस शुरू हो चुकी थी, और वो खुद को डिस्कशन में शामिल होने से रोक ना पाया। हर तरफ शोर था। लोग सुबह की न्यूज़ पर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि रेस्क्यूअर्स आएंगे और उन्हें बचाएंगे। कुछ को लगता था कि ये सब खाली वादे हैं और उन्हें खुद अपनी बचत करनी होगी। एक ही अवतार बाकियों से अलग था।
उसने पूछा कि क्या सच में लोग न्यूज़ में कई बातों पर विश्वास कर रहे हैं। वो था ओल्ड अंकल लेओ और उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था टीवी पर चल रही बातों पर। अगर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता तो रेस्क्यू टीम्स कभी की पहुंच चुकी होती। इसके बजाय उसे अपने कुछ पुराने दोस्तों से र्यूमर्स सुनने को मिल रहे थे कि गवर्नमेंट सिटी ए यानी कैपिटल में आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स और हैवी वेपन्स इकट्ठे कर रही है। शायद वो तैयारी कर रहे हैं एक आने वाली वॉर की। इस अननोन एनिमी के खिलाफ फुल ऑन वॉर की पॉसिबिलिटी सुनकर पूरे ग्रुप चैट में एक ठंडी खामोशी छा गई। पैरानॉइड सर्वाइवर्स एक क्षण को चुप हो गए, फिर अचानक चिंता के मैसेजेस फूट पड़े। अंकल लेओ से पूछा जाने लगा कि अगर ये सच है तो क्या उनका सफर अब खत्म समझा जाए। वहीं हैनफोंग वॉर की डिस्कशन में काफी इंटरेस्ट ले रहा था। अपनी पास्ट लाइफ में उसने इस पूरे प्रोग्रेशन के बारे में कुछ सुना था। मिस्टर जैंग ने बीच में आकर सबको शांत किया। उसने कहा, अगर अंकल लू की बात सच है तो हमें सर्वाइवल मेजर्स शुरू करने चाहिए ताकि सभी बच सकें। पड़ोस के कुछ ओनर्स के पास अब सप्लाईज भी कम बची हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कब तक आएगी पता नहीं, इसलिए उसने सुझाव दिया कि जिनके पास ज्यादा सप्लाईज है वो कुछ डोनेट करें। मिसाल के तौर पर मिस्टर जैंग ने खुद अनाउंस किया कि वो अपनी हाफ सप्लाईज उन लोगों को डोनेट करेगा जिनके पास कुछ नहीं है। ओनर्स धीरे धीरे आपस में चर्चा करने लगे। एक बंदे ने मिस्टर जैंग को पूरी तरह सपोर्ट किया। सब एक दूसरे की मदद करके ही क्राइसिस से निकलेंगे। उसने कहा कि वो भी जितना हो सके डोनेट करेगा और साथ में ली हियोना को भी मेंशन किया। उसे पता था कि वो क्रेजी वू कुआन यू जानबूझकर उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट करता है, क्योंकि उसने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए ली हियोना को थोड़ा बचाव करना पड़ा। वो मीक लड़की बनकर बोली कि उसके पास स्पेयर सप्लाईज बिल्कुल नहीं बची। तुरंत ही उसके सिम्स उसकी रक्षा में कूद पड़े। ये छोटा सा ड्रामा ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज होने वाली पूरी प्लान को बिगाड़ देता, क्योंकि लोग किसी सेल्फलेस यूनिटी पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे डोनेशंस आनी शुरू हो गईं। मिस्टर जैंग की पैशनेट स्पीच से बहुत लोग मूव हो गए। फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, हर जरूरी चीज लाई जाने लगी। मिस्टर जैंग ने सबका दिल से शुक्रिया किया। क्योंकि अब मैनेज करने वाले लोगों की संख्या काफी थी, तो उसने कुछ ओनर्स को इंचार्ज बनाने का निर्णय लिया। खुद वो नेचुरली इस टीम का लीडर होगा। ये एक इंटरिम इमरजेंसी कमेटी होगी जो डोनेशंस की प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगी। अनाउंसमेंट पढ़ते ही हैनफोंग के होठों पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। ये इंटरिम कमेटी वाली ट्रिक उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी देखी थी। जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि ये सब दूसरों के रिसोर्सेज हड़पने की स्कीम है। आज था 19 जुलाई, यानी अपोकलिप्स का 5वां दिन। बाहर का टेम्परेचर पहले ही -40 डिग्री तक गिर चुका था और आज आखिर वो दिन आ गया था जब बिल्डिंग की सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी बंद हो चुकी थी, एक्सट्रीम फ्रॉस्ट की वजह से। अब हर इंसान किसी भी तरह अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश में लगा हुआ था, बिना हीटर्स के। कुछ लोग अपने घरों में छोटे से फायर का इंतजाम कर पाए थे। सब कुछ बिल्कुल उसी प्रीवियस टाइमलाइन जैसा हो रहा था। हालात अभी भी बहुत बुरे थे और आगे तो इससे भी ज्यादा बिगड़ने वाले थे। लेकिन इसका एक्सेप्शन था हमारा MC हैनफोंग। उसके पास फेल्ड एक्सपेरिमेंटल चारकोल्स की इतनी सप्लाई थी कि फायरप्लेस आराम से चल सके। टेबल पर फिजी आइस्ड कोला रखा था और एक यमी स्ट्रॉबेरी केक का स्लाइस। और खुद हैनफोंग वही कर रहा था जो कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में करता, सिंगल प्लेयर वीडियो गेम्स खेलते हुए आउटसाइड वर्ल्ड की किसी बात की परवाह ना करना। लेकिन उसे आराम के बीच एक सडन फोन कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। गेमिंग पॉज करके उसने कोक की सिप लेते हुए कॉल उठाया। लाइन पर ब्लॉक 8 का इंचार्ज था। उन्होंने बताया कि 20 मिनट्स में रोड्स क्लियर करने का प्लान है और बेसमेंट कार पार्क में मैन पावर चाहिए। हैनफोंग ने मन ही मन इस बंदे को गाली देने की कोशिश की। ये लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि स्नो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर भी खुद की सीक्रेट एबिलिटी पर शक ना आए और पड़ोसियों से पंगा ना हो, इसलिए मन मारकर हैनफोंग ने कंफर्टेबल घर छोड़कर नीचे लॉबी की तरफ चल दिया। गेट देखते ही साफ नजर आ रहा था कि स्नो ने बिल्डिंग को पूरी तरह बंद कर दिया है। वॉलंटियर्स इस बात पर बहुत गुस्से में थे कि उन्होंने जो पाथ्स पहले क्लियर किए थे वो अब फिर से सबसे ऊंचे स्नो पाइल के नीचे दब चुके थे। कम से कम एंट्रेंस तो खोलना ही होगा, ऐसा सोचकर वॉलंटियर्स ने हैनफोंग को भी बुला लिया मदद के लिए। सबने अपने पूरे बॉडी वेट से डोर को पुश किया, काउंट ऑफ 3 पर। गेट खुलते ही इतनी ज्यादा स्नो अंदर घुस आई कि लॉबी सीधे रेजिंग स्नो स्टॉर्म के हवाले हो गया। स्टॉर्म इतना एक्सट्रीम था कि कोई भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। स्टॉर्म के पास जाते ही आंखें खोलना भी चोट जैसा हो सकता था। हैनफोंग को अब अपनी कोजी काउच छोड़कर यहां आने का अफसोस होने लगा। ये तो सीधा फ्रॉस्ट बाइट बुलाने जैसा था। ऐसे वेदर में बाहर जाना यानी सीधे मौत को बुलावा देना। थैंकफुली, शुक्र है, बाकी वॉलंटियर्स को भी सेम रियलाइजेशन हो गया। ओनली एन इडियट बाहर जाने की सोच सकता था। और तभी वो इडियट आ गया। एक आवाज जो हैनफोंग को बहुत अच्छी तरह पता थी, होमलेस जो, जिसे ब्रदर ली भी कहते हैं। उसने सबको कावर्ड्स बोलकर रोस्ट करना शुरू कर दिया। टफ टाइम्स में स्ट्रांग बनो, यही असली मौका है, वगैरह वगैरह।
वॉलंटियर्स डर के मारे कांप रहे थे और ब्रदर ली को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाहर जाना सीधा सुसाइड है। लेकिन ब्रदर ली तो अलग ही ब्रीड का था। पहले उसने अपने सिगरेट को एक ही पफ में खत्म किया, फिर फुल पंप में वो पागलों की तरह स्नो की तरफ बढ़ गया, बस अपने हाथों से सब हटाने के लिए। वो पूरी एनिमे एनर्जी में चिल्लाते हुए स्नो को मुक्कों से मारने लगा, जिससे चारों तरफ स्नो बिखरने लगी। काफी देर वो ये स्टुपिडिटी करता रहा और उसने इतना खोद डाला कि एक होमलेस जो साइज्ड गड्ढा बन गया। फिर आई खामोशी। कुछ देर बाद वॉलंटियर्स को नीचे से बस उसकी दबती हुई हेल्प की आवाज सुनाई दी। बाकी लोगों को उसे स्नो पाइल से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। उसका चेहरा ठंड और भारी बर्फ के दबाव से पूरी तरह पर्पल पड़ चुका था। वॉलंटियर्स ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि बाहर निकलने की कोशिश बंद की जाए और गेट बिल्कुल बंद कर दिया गया। हैंगफंग भागकर ब्रदर ली के पास पहुंचा ताकि देख सके कि ये मूर्ख गैंगस्टर सही सलामत है या नहीं। उसने बाकियों से कहा कि पहले सब कार पार्क में चलें और इंचार्ज से अटेंडेंस वगैरह की बात कर लें। स्नो रुकने के बाद ही आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ऐसी सिवियर ब्लिजर्ड में मैन पावर से कुछ हल होने वाला नहीं था। बेसमेंट कार पार्क में माहौल थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि वो अंडरग्राउंड था। मिस्टर जैंग, जो अब प्रैक्टिकली लीडर बन चुका था, हमेशा की तरह ओनर्स से घिरा हुआ था। लॉबी से रिपोर्ट्स मिलते ही उसने भी क्लियरिंग ऑपरेशन को पॉज करने का फैसला किया और अब से बेसमेंट कार पार्क डोनेशन और कलेक्शन पॉइंट रहेगा। हैंगफंग बैकग्राउंड में बहुत लो की बना रहा। पहली बार वो मिस्टर जैंग से फेस टू फेस मिला था, वही आदमी जिसने ग्रुप चैट में कमेटी वाली बात चलाई थी। उसकी स्वीट और पोलाइट बातें सपोर्ट और यूनिटी का इल्यूजन बनाकर सबको इन्फ्लुएंस कर रही थीं। मिस्टर जोंग ने कहा कि इतने ओनर्स से इतनी ओवरवेलमिंग डोनेशंस मिलना उन लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो सभी डोनर्स के आभारी हैं। कार पार्क में ओवरऑल वाइब बहुत पॉजिटिव थी। लोग अपने सेल्फलेस एक्ट से खुश महसूस कर रहे थे। यूनिटी और सर्वाइवल के एक गोल ने सबको एक पल के लिए अच्छे एहसास में डुबो दिया था। हैंगफंग को वो सब पता था जो उन्हें नहीं था, बस थोड़ा इंतजार करना था। डिजास्टर जितना लंबा चलेगा उतनी ही जल्दी उन्हें अपने रिसोर्सेज देने का पछतावा होने वाला था। ब्रदर ली अभी भी अर्लियर स्टंट की वजह से कांप रहा था। उसने पहले ऊपर जाने का फैसला किया और हैंगफंग को बाय कह दिया। कार पार्क में नजर दौड़ाते हुए हैंगफंग की नजर एक आई कैचिंग इंसान पर पड़ी। वही एयरहेड नर्स जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था जब उसकी टांग टूटी थी। वो एक क्यूट सी विंटर वंजी पहने हुए थी और ऑकवर्डली बॉक्सेस की पूरी स्टैक उठाए क्राउड के बीच रास्ता बना रही थी। क्लियरली उसे चलने में काफ़ी स्ट्रगल हो रही थी और आखिरकार वो वहीं खड़े कुछ लोगों से टकरा गई। वो तो सीधा गिर ही जाती अगर हैंगफंग ने फिर से सूप करके उसे पकड़ न लिया होता। उसे और बॉक्सेस को संभालते हुए उसने पूछा, क्या वो ठीक है? नर्स ने आंखें खोलकर उसे थैंक्स कहा और तभी उसे पहचान भी लिया, हॉस्पिटल वाला लड़का। लेकिन उसे तो सिवियरली इंजर्ड लेग थी, फिर ये गिरती लड़की को पकड़ कैसे रहा है? अब हैंगफंग को एहसास हुआ कि वो सिचुएशन भूलकर एक्ट कर चुका है। अब एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल। शर्माते हुए उसने बस इतना कहा कि बचपन से उसकी रिकवरी स्पीड बहुत फास्ट रही है। उसकी नर्वस जेस्चर्स देखकर लगेगा कोई भी झूठ पकड़ लेगा, लेकिन वो नर्स इतनी डेंस थी कि उसे कुछ भी गलत समझ ही नहीं पाया। उसे तो बस लगा कि उसकी रिकवरी अमेजिंग है। हैंगफंग ने ऑफर किया कि वो बॉक्सेस उठाने में हेल्प कर दे। पहले उसने मना किया, ये बहुत हैवी हैं, लेकिन हमारे भाई ने इंसिस्ट किया। थोड़ी कन्विंस करने पर उसने बॉक्सेस उसे पकड़ा दिए। जैसे ही उसने दोनों हाथों से उन बॉक्सेस को पकड़ा, उसका दिमाग हिल गया। ये तो बेहद भारी थे, अननेचुरल वेट वाले। क्यूरियस होकर उसने पूछा कि अंदर क्या है। उसने बताया, मोस्टली मेडिकल सप्लाईज जो वो उन लोगों को डोनेट कर रही है जिन्हें ज़रूरत है। उसे खुद भी लगा कि थोड़ा हैवी है और वो खुद ही डोनेशन पॉइंट तक ले जा सकती है। उसकी ब्यूटी और काइंडनेस में खोया हैंगफंग कुछ और पाउंड्स की उठा ले तो भी शिकायत ना करे। नर्स ने रिमाइंडर दिए जा रही थी कि ज़्यादा जोर मत लगाना, वो कई लड़कों से ज़्यादा स्ट्रांग है। जब हैंगफंग ने पूछा कि क्या वो बचपन से इतनी स्ट्रांग थी, उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी गार्डेड हो गई। उसने कहा कि इसके पीछे एक रीज़न है। ये क्रिप्टिक बात सुनकर हैंगफंग क्यूरियस हुआ, लेकिन नर्स अनकंफर्टेबल थी और माफ़ी मांगते हुए बोली कि बस कुछ हुआ था हाल ही में जिसे वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। चलते चलते वो रियलाइज़ करती है कि इतने देर से बात कर रही है पर उसका नाम तक नहीं पूछे। हैंगफंग ने पोलाइटली अपना नाम बताया। एंजेलिक नर्स ने भी अपना नाम बताया, जिनशु। उसकी बड़ी सी मुस्कान से साफ लग रहा था कि उसे ये अनएक्सपेक्टेड मुलाकात सच में अच्छी लगी। हैंगफंग जब भी वो स्माइल देखता बस स्पीचलेस हो जाता। बात लगभग परफेक्ट चल रही थी, तभी नर्स जिन ने पूछा वो करता क्या है, और हैंगफंग ने सच सच बोल दिया, अनएम्प्लॉयड। माहबॉय लिटरली फिनिश लाइन पर आकर फिसल गया।
लेकिन किस्मत से एक इम्पेशेंट आदमी वहां से गुजरता हुआ नर्स जिन से टकरा गया, जिससे वो बैलेंस खो बैठी और हैंडफंग के ऊपर गिर गई। स्टेबलाइज होने के लिए उसने हैंडफंग का हाथ पकड़ लिया और उसकी सॉफ्ट ब्रेस्ट्स अचानक हैंडफंग की आर्म से दब गईं। जीरो रिज वाला हैंडफंग बस वहीं फ्रीज होकर उस मोमेंट को जीता रहा। नर्स जिन तुरंत पीछे हट गई और माफी मांगी। हैंडफंग ने ऑकवर्डली कहा कि कोई इशू नहीं है, सब कुछ परफेक्ट फर्स्ट मीटिंग होता अगर तभी ली ह्यूना ना आ जाती। वो बिल्कुल स्लीपलेस ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी, हंगर और कोल्ड के इफेक्ट्स चेहरे पर साफ। एक असली पैरासाइट की तरह वो सीधे हैंडफंग पर लिपट गई, जानबूझकर अपनी चेस्ट उसकी आर्म पर रगड़ते हुए। उसे पकड़कर उसने पूछा कि ये पिंक हेड लड़की कौन है, कोई दोस्त? नर्स जिन तुरंत ऑकवर्ड महसूस करने लगी और बॉक्सेस वापस पकड़कर बोली कि वो बस डोनेशन पॉइंट तक जाना चाहती है, फ्रेंड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हैंडफंग ने पूछा ली ह्यूना यहाँ क्या कर रही है, लेकिन तब तक नर्स जिन जल्दी से डोनेशन एरिया की तरफ चली गई। विच ने बताया कि वो सप्लाईज लेने आई है और बोली कि उसे हैंडफंग की चिंता हो रही थी क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। हैंडफंग ने सिर खुजाते हुए कहा कि वो बस मैसेज भेजने वाला था। विच ने उसे झूठा कहा क्योंकि अभी तो वो दूसरी लड़की के साथ मजे ले रहा था। फिर विच ने पूछा क्या उसके पास एक्स्ट्रा फूड है, वो लगभग खत्म हो चुकी है और सोच रही थी कि हैंडफंग थोड़ा शेयर कर दे। हैंडफंग को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसने स्मर्क किया। सिंप मोड को ट्विस्ट करते हुए बोला मेरे पास भी ज्यादा फूड नहीं, बट अगर कोई मैसेजेस का जवाब दे तो मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूं। एक्ट करते हुए उसने विच की वेस्ट पकड़ ली और पूछा कुछ दिन मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी? उसके इस कॉन्फिडेंट साइड को देखकर विच थोड़ी घबरा गई। उसने उसे धक्का देकर हंसते हुए कहा अगर चैट करनी है तो ऑनलाइन कर लो। इसे क्लियर रिजेक्शन समझकर हैंडफंग मुड़ा और ऊपर जाने लगा, लेकिन डेस्परेट विच ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेट, उसने कहा कि हैंडफंग हाल में बहुत बदल गया है और यह भी कहा कि वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस रही है। पपी आइज लगाकर बोली वो नहीं चाहती कि लोग समझें कि वो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ है, इसलिए उसे थोड़ा और टाइम चाहिए कुछ ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप के लिए। हैंडफंग उसकी एक्टिंग देखकर ब्लश कर गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। अगर वो उसकी पिछली लाइफ में उसे मार ना चुकी होती तो शायद वो सब मान लेता, लेकिन अभी तो वो उसका चेहरे पर चढ़ा हुआ झूठा मास्क फाड़ देना चाहता था। असली बात यह थी कि अभी तक उसे उस आदमी का पता नहीं था जो इस विच के पीछे है। अब सोचकर उसे समझ आया उसे उस आदमी को ढूंढने की क्या जरूरत, बस पिछली लाइफ की तरह एक्ट करता रहे और जब ह्यूना खुद उसे उस आदमी तक ले आए तब प्रिपेयर्ड रहकर डील करेगा। पिछले बार दूसरों के पास स्टील बैट थी, अब उसके पास स्नाइपर राइफल है। ये सोचकर उसने ज्यादा हंगामा ना करने का फैसला किया और हंसकर बोला मैं तो बस मजाक कर रहा था। विच को थोड़ी शर्म आई, उसने इतनी एक्टिंग करके जोक समझ लिया। फिर भी हैंडफंग ने कहा कि वो उसके मैसेज का इंतजार करेगा ताकि अगले दिन थोड़ा फूड सप्लाई दे सके। दोनों ने ऑकवर्ड गुड बाय कहा। विच ने जाते जाते कहा अगर कुछ बात करनी हो तो उसे मैसेज कर देना। जैसे ही वो कार पार्क से बाहर निकली उसके चेहरे पर एक ईविल सी मुस्कान आ गई। उसे क्या पता इस बार गेम उल्टा चल रहा है। हैंडफंग अब उसके हाथों में नहीं, वो खुद उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। 2 दिन बीत गए और हैंडफंग ने विच को कोई मैसेज नहीं किया। विच के फोन में अब गुस्से वाले मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी थी। प्रॉमिस्ड सप्लाईज कहाँ है? हैंडफंग बस सब पढ़कर मजे ले रहा था, जबकि वो गर्मा गर्म स्टेक और फिजी ड्रिंक के साथ रॉयल लाइफ जी रहा था। प्रीवियस लाइफ में जिसने उसे मारा था उसे तड़पाते हुए अच्छा खाना खाना इससे सैटिस्फाइंग क्या हो सकता है। मीट बनाने का तरीका समझ जाना एक गेम चेंजर था। बाहर की कड़क ठंड और अंदर गर्म लग्जूरियस खाना, बाथरूम में पसीना आता हुआ, एब्सोल्यूट चैड लाइफस्टाइल। इन 2 दिनों में वो बस मजे नहीं कर रहा था, उसने एक्सपेरिमेंट्स करके 2 इंपॉर्टेंट बातें कंफर्म कर ली। पहली, मीट को लिमिटलेसली एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। दूसरी, सोयाबीन्स की तरह मीट को भी लिमिटलेसली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसने पाउंड्स ऑफ मीट बना लिया। हर फुल स्टॉक ऑफ बीन्स में से वो आधा फिर बीन्स उगाने में लगाता और आधा खाता। सेम प्रिंसिपल मीट पर भी लागू। रेड और ग्रीन लाइट के तहत हाफ स्टेक और मुट्ठी भर सोयाबीन से एक पूरा स्टेक पैदा। यही प्रोसेस बार बार रिपीट करके अनलिमिटेड स्टेक। काउंटलेस टेस्ट्स के बाद उसे पूरा यकीन था फ्यूचर में कभी फूड की कमी नहीं होगी। टीवी स्टेशंस अभी भी रिपोर्टर्स भेज रहे थे इस अनप्रेसिडेंटेड स्नोस्टॉर्म के 19th दिन को रिपोर्ट करने। आज अगस्त 2 था और गर्म इक्वेटर के पास मालदीव्स जैसे आइलैंड्स में एवरेज टेम्परेचर -42 डिग्रीज तक पहुंच गया था। पूरा आइलैंड आइस और स्नो में ढका हुआ था। ओशन पर जम रहा था इतनी तेज कि आंखों से देखा जा सके। एक्सपर्ट रीडिंग्स के मुताबिक आइस लेयर 55 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इक्वेटर के बाकी कंट्रीज भी इसी हाल में। हैंडफंग अपने बड़े एंटरटेनमेंट सेंटर पर न्यूज देखकर हंस पड़ा। असल हालात टीवी की दिखाई बातों से कहीं ज्यादा खराब है।
वो रोज की तरह रेड वाइन सिप कर रहा था कि अचानक एक तेज आवाज से झटका लगा। जल्दी से विंडो की तरफ दौड़कर कर्टन्स खोले। दूर एक बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी थी। पिछले कुछ दिनों में ये 7वां ब्लास्ट था। हैनफंग खुद भी कारण समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तय था, ये बहुत बुरा संकेत है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी ज्यादा उड़ते नजर आ रहे थे। अगर वो क्लूलेस था तो बाकी सर्वाइवर्स भी। पैनिक बढ़ता जा रहा था। रेजिडेंट्स अब बेसमेंट कार पार्क में ही कैंपिंग कर रहे थे, फूड और रिसोर्सेज के लिए ट्रेड करने। ह्यूमन ग्रीड की कोई सीमा नहीं। कुछ लोग दूसरों का फायदा उठा रहे थे। फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट शुरू। इस सबके सेंटर में मिस्टर जैंग, जो अभी भी अपने आप को सेवियर लीडर की तरह दिखा रहा था, डेस्टिट्यूट लोगों को फ्री रिसोर्सेज देकर। आज हैनफंग ने डिसाइड किया कि वो भी बाकी सर्वाइवर्स के साथ कार पार्क जाएगा। घर से कुछ मिनट बाहर निकलते ही ठंड उस पर हमला कर रही थी। हर बार बाहर निकलते ही उसे पछतावा होता था। असली वजह यह थी कि उसे यूजफुल जानकारी चाहिए थी। अगर वो ऐसे ना करता तो यहां किसी का चेहरा फिर कभी ना देखे। उसे पिछली टाइमलाइन में याद था, नेबरहुड में रिबेलियन जैसा कुछ हुआ था और वो इसी बेसमेंट से जुड़ा था। अभी के लिए कमिटी फ्री में रिसोर्सेज दे रही है, स्कैम में खुलकर नहीं बदली है। असल में क्या चल रहा है जानने के लिए हैनफंग ने डिटेक्टिव मोड ऑन कर लिया। कलेक्शन एरिया की लंबी लाइंस देखकर लगा कि बहुत घरों में रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है। लाइन के आगे एक आदमी चिल्ला रहा था, उसे बहुत कम सप्लाईज मिल रही हैं, जबकि उसने कई बड़े बॉक्सेस डोनेट किए थे। मिस्टर जैंग इंसिस्ट कर रहा था कि सबको इक्वल हिस्सा दिया जा रहा है। आदमी के हाथ में बस एक कैंड फूड और एक सॉसेज थी। वो अपने डोनेटेड सामान वापस चाहता था, लेकिन कमिटी के रूल्स अलाउ नहीं करते। डिजास्टर चल रहा है, मिस्टर जैंग से उसने कहा। बिगर पिक्चर देखो, सेटलमेंट के बाद कई गुना कैश देकर चुका देंगे। लेकिन ऐसी अनिश्चित कल की बात अभी किसी काम की नहीं। फाइनली लाइन में लगे दूसरे लोगों ने उसी आदमी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे शेमलेस बोलकर आगे बढ़ने को कहा। जल्दी ही मॉब बन गया और सब उस आदमी को विलन की तरह हेट करने लगे, जो बस अपने फैमिली के लिए थोड़ा और चाहता था। कमिटी ने सबको अपने मॉरल इन्फ्लुएंस से मैनिपुलेट कर लिया था। हैनफंग अच्छे से जानता था ये लोग कभी भी रिसोर्सेज वापस नहीं देंगे, लेकिन डोनेशंस करने वालों को मॉरली नीचा दिखाना भी उतना ही शेमलेस था। शेमलेस की बात चली ही थी, तभी उस आदमी, उस मिथ, उस लेजेंड ने बेसमेंट में एक बार फिर एंट्री मारी। होमलेस जो, यानी ब्रदर ली। कुछ दिनों पहले से वो कहीं ज्यादा बुरा हालत में दिख रहा था, कमजोर, बीमार और बहुत थिन। गन ब्रदर्स को एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया था। ब्रदर ली बोला कि वो ठीक है, लेकिन क्लियरली वो ठीक नहीं था। उसके हिसाब से वो बस फ्लस्टर्ड और पावरलेस होने की वजह से कांप रहा था। साथ में ठंड भी थी, लेकिन सच तो ये कि हालत बहुत खराब थी। आखिर उसने मान ही लिया कि उसका वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। भूख दबाने के लिए बस पानी पीकर जी रहा था, क्योंकि उसके पास अब फूड ही नहीं बचा था। डोनेशन ड्राइव के जोश में उसने अपना ज्यादातर सामान कमेटी को डोनेट कर दिया था। आखिर में उसकी खुद की सप्लाई खत्म हो गई और ये प्रॉमिस्ड स्नोस्टॉर्म तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से कमेटी की राशन भी बहुत कम। उसको अगर अंदाजा होता कि वेदर इतना वर्स्ट हो जाएगा तो शायद वो अपना कुछ स्टैश बचाकर रखता। उसकी हालत देखकर हैनफंग को एक सोल्यूशन सूझा। वो गैंगस्टर को पास खींचकर धीरे से एक फेवर ऑफर करने लगा। लिटिल हैनफंग उसे बस 4 पैक्स इंस्टेंट नूडल्स और 2 सॉसेजेस के बदले एक छोटा सा काम देने वाला था। हैनफंग ने सीरियस टोन में बताया कि इससे उसकी सप्लाईज पर बड़ा असर पड़ेगा। ब्रदर ली ने इसे ऐसे लिया कि उसका छोटा भाई बस उसे खाने का बहाना ढूंढ रहा है। वो इतना इमोशनल हो गया कि आंसू आ गए। कहा ये फेवर उम्र भर याद रखेगा। उसने हैनफंग को मजबूती से पकड़कर एश्योर किया कि ये छोटा सा काम वो बिना किसी फस के पूरा कर देगा। खाने के लिए वो बाद में हैनफंग के घर आ जाएगा, लेकिन पहले उसे अपने पेट में कुछ डालना था, इसलिए वो राशन लाइन में खड़ा हो गया। हैनफंग इस परफेक्ट डील से बड़ा खुश था। बस थोड़ी सी नूडल्स और सॉसेजेस देकर अब उसे खुद यहां आने की जरूरत नहीं। ब्रदर ली सारी जानकारी ला देगा। थोड़ा सा उसे उसके लिए बुरा भी लगा, लेकिन दूसरों की जिंदगी में दखल देना उतना जरूरी नहीं जितना अपने गर्म घर में बैठकर अच्छा खाना खाना और गेम्स खेलना। बेसमेंट कार पार्क का उसका ये टूर परफेक्ट ही होता अगर कोई और फैमिलियर चेहरा उसे देख न लेता। उसका नाम सुनते ही अचानक एक पाम उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। ली ह्यूना की आज की हेलो थी, सीधी एक जोरदार स्लैप। इतनी सुबह असॉल्ट होने की उसने उम्मीद नहीं की थी। कंफ्यूजन में खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरकर ह्यूना चीख पड़ी कि वो कितना डिसअपॉइंटमेंट है। वो जोर से चिल्लाकर पूछ रही थी कि उसने फूड के लिए उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया, और उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास के सभी लोग सुन सकें। हैनफंग स्टन लॉक हो गया, बस खड़ा रहा, समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हो गया।
जिस विच के साथ वो माइंड गेम्स खेल रहा था वही उसे सबके सामने थप्पड़ मार रही है। उसकी पिछली लाइफ के सारे गुनाहों का हिसाब तो अभी बाकी था, और अब ये न्यू इंसल्ट, अब ये हद थी। गुस्सा तेजी से उबलने लगा। स्टिल उसे लगा यूना उसे वही पुराना पैथेटिक विम्प समझती है जिसे कोई भी दबा ले। वो कुछ देर चुप रहा जबकि विच उसे डेफ म्यूट सब बोलकर आंसर्स मांग रही थी। हैनफंग ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा में धुआं सा उठा और फिर उसने एक नया एक्ट खेला, बिल्कुल सिंसियर अपॉलॉजी के साथ। उसने कहा कि उसकी सप्लाईज चोरी हो गई। वो फूड बाहर रखकर कीज लेने गया और वापस लौटा तो बॉक्सेस गायब। उसने कल्प्रिट भी ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब विच की हालत किसी क्रैक हेड जैसी, अगले हिट की डेस्परेटली तलाश। वो पूछने लगी कि क्या उसके पास थोड़ी और रिसोर्सेज बची हैं। हैनफंग ने कहा बस कुछ दिन का सामान बचा है, और वो भी दिन में एक ही मील खाए तो। ये सुनते ही ह्यूना के चेहरे पर वियर्ड सी खुशी और ब्लश। वो फिर से स्वीट लड़की बन गई, बिना किसी शर्म की पलक झपकाए। फिर उसने रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड की कि क्यों ना वो 2 दिन में सिर्फ एक बार खाए, ताकि दोनों मिलकर इस डिजास्टर से सर्वाइव कर ले। हैनफंग को उसकी शेमलेसनेस देखते हुए उल्टी आने लगे। इतनी सेल्फिश बात कैसे कामली बोल लेती है? यही तो असली डर है। उसकी नज़र में अभी भी हैनफंग बस एक टूल था। उसे इसी गलतफहमी में रहने देते हुए हैनफंग मुस्कुराया और प्यार से बोला, हाँ सही है। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे वो जेंटलमैन है, अपनी रिसोर्सेज बराबर बांटने वाला। किसी रैंडम लड़की के लिए उसने फूड अभी मांगा, लेकिन हैनफंग ने रात के लिए डिलीवरी प्रॉमिस की। कहा थोड़ा पैकिंग करना है। वो फ्लर्ट करते हुए बोली, ठीक है, मैसेज का इंतजार रहेगा। जाते जाते उसने कहा, ध्यान रखना, फ्लू चल रहा है। हैनफंग ने भी बाय बोला, लेकिन उसके माइंड में तो अब एक पेटी सा ईविल प्लान तैयार हो चुका था। रात के 8 बजते ही ह्यूना फूड के लिए उसे मैसेजेस से परेशान करने लगी। 9:30 तक तो लॉबी में उसके रूम के पास तक आ गई, ठंड में कांपती, अकेली, मिजरेबल। मीनवाइल हैनफंग अपनी फेवरेट हॉबी में व्यस्त, विच को बेट देकर फिर पूरी तरह घोस्ट कर देना। एलिवेटर हफ्तों की ठंड के बाद खराब थी, इसलिए सीन बनाने के लिए उसे स्टेयर्स चढ़ने पड़े। प्राइड निगलकर वो क्रीपी स्टेयरकेस चढ़ने लगी। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब। ठंड से कांपती, भूख से निढाल, हर सीढ़ी में उसकी आखिरी ताकत लग रही थी। मानना पड़ेगा, कोई भी ऐसी हालत में 16 फ्लोर्स चढ़कर किसी की फूड सक करने नहीं जाता। कोइंसिडेंटली ऊपर वाली इमरजेंसी लाइट्स भी खराब, पूरा रास्ता और डरावना। तभी उसे कोई ईरी साउंड सुनाई दिया। उसने घबराकर पूछा, कौन है वहां? उसके जवाब में ऊपर से एक काला प्लास्टिक बैग सीधा उसकी सिर पर गिरने वाला था। शॉक में फ्रीज, बस इंतजार, और बूम, बैग टकराया, लाउड बैंग, इमरजेंसी लाइट्स वापस ऑन, और सफेद डस्ट हर तरफ उड़ गई। हमेशा मुस्कुराने वाली ली हायोना अब सिर से पांव तक फ्लार में ढकी हुई थी। सामने खड़ा था हैनफोंग। उसने मासूम बनकर कहा, वो सो गया था। मैसेजेस देखकर तुरंत सप्लाईज लेकर भागा, लेकिन लाइट ऑफ हुई और फ्लार गिर गया। हायोना अपने बालों और कोट से फ्लार हटाते हुए गुस्से में आने लगी। असली चेहरा बाहर झांकने लगा। हैनफोंग इस दृश्य से बहुत खुश, क्योंकि ये प्रैंक स्पेशली उसके लिए तैयार था और अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और प्लास्टिक बैग उठाकर बोला कि ये बचा हुआ सामान उसने उसके लिए पैक किया है। विच ने देखा, ज्यादातर फूड और प्रोड्यूस ऑलरेडी मोल्डी लग रहा था, जैसे ट्रैश हो। हैनफोंग ने बेवकूफ बनते हुए कहा, उसने एक्स्ट्रा मेहनत से इन्हें बचा कर रखा है। रॉटन मीट तक था वहां। फिर तुरंत ऑफेंडेड बनकर बोला, अगर नहीं चाहिए तो वापस दे दो। भूख से डरती विच ने तुरंत बैग पकड़ लिया, कहा उसे चाहिए। हैनफोंग ने उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। खुद पर हंसी आई। यही वो सो कॉल्ड गॉडेस थी जिसे वो पहले जान लुटाता था, और आज ये होमलेस क्रैकहेड की तरह ट्रैश बैग में से खाने लायक चीज ढूंढ रही थी। उसने ग्रीडीली फ्लार का बैग भी उसके हाथ से छीना। आधा बैग फ्लार पाकर वो सेलिब्रेट भी कर रही थी। अभी कुछ देर पहले जिस चीज ने उसे सफेद भूत बना दिया था। बिना थैंक यू, बिना बाय वो भाग गई, और हैनफोंग को इससे कोई फर्क नहीं। उसे लिटरल गार्बेज खिलाना ही काफी था। कुछ दिनों तक पेट में तूफान रहेगा, ऊपर से शावर करना भी इम्पॉसिबल। तो अब वो कुछ दिनों तक फ्लार की मूर्ति बनकर घूमेगी। हैनफोंग हंसते हुए अपने रूम की तरफ लौट रहा था, तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने एक्ट किया कि उसे कुछ नोटिस नहीं, लेकिन क्लियरली कोई उसके पीछे था। उसने नॉर्मल चलते हुए अपनी यूनिट की तरफ कदम बढ़ाए, और जैसे ही वो स्टेयरवेल से बाहर आया, उसके कुछ सेकंड्स बाद एक शैडोड फिगर भी स्नो बूट्स के साथ फॉलो करता दिखा। मौके का फायदा लेकर हैनफोंग अचानक डोर के पीछे छुपा और उस अननोन फिगर पर झपट पड़ा। उसे जमीन पर पटक कर होल्ड कर लिया। पंच मारने ही वाला था कि वो रुक गया। उसकी हॉस्टिलिटी गायब, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं, एक लड़की थी। मेसी बाल, स्लीपी आईज, मोटे वाले ग्लासेस। हैनफोंग को तुरंत एक समझ आई।
वो उसे स्पाई कर रही है और अब उसे उसकी इंटेंशन जाननी चाहिए। लेकिन जवाब में मिली बस चुप्पी, ब्लैंक स्टेयर। ये क्लियरली टॉकेटिव टाइप नहीं थी। वो कुछ नहीं बोली। हैनफोंग ने सीरियस धमकी दी कि अगर सच नहीं बताया तो यहीं ठंड में उसका कोट उतार देगा। फिर भी उस लड़की की जुबान नहीं खुली। हैनफोंग थक गया, बोला इस बार छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट टाइम पकड़ी गई तो इस फेवर की उम्मीद मत रखना, घर चली जाओ, ठंड ज्यादा है। जाने लगा तो अचानक किसी ने उसकी स्लीव पकड़ ली। ये साइलेंट गर्ल उसे आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। वो बस स्टेयर करती रही, बिना कुछ बोले। हैनफोंग ने कहा, स्टेयरिंग बंद करो और साफ बताओ क्या चाहिए, वरना जाओ यहां से। रिप्लाई की बजाय उसने अपनी उंगली से इशारा किया और हैनफोंग को खींचकर साथ ले गई। अब इतने स्लो दिमाग वाला भी समझ गया था कि उसे कुछ दिखाया जा रहा है। दोनों उसकी रूम तक गए। अंदर सरप्राइजिंगली गर्म और ब्राइट। हैनफोंग स्टंट था। चारों तरफ बॉक्सेस ऑफ सप्लाईज के ढेर, कुछ एम्प्टी। रूम थोड़ी मैसी, लेकिन एपोकलिप्स के हफ्तों बाद इतनी सप्लाईज, अनबिलीवेबल। क्या इसने भी पहले से तैयारी कर रखी थी? हैनफोंग ने सीधे पूछा। क्या उसे पहले से पता था कि आइस अपोकलिप्स आने वाली है? और शॉकिंगली वो फाइनली बोली। हालांकि उसकी बातें अजीब थीं। वो कह रही थी कि उसने कैलकुलेशंस करके फ्यूचर आइस एज प्रेडिक्ट की थी। वही वियर्ड व्यक्ति जो कम्युनिटी चैट में आइस एज आने की प्रेडिक्शन कर रही थी, उससे पहले ही। हैनफोंग उसकी बात समझ नहीं पाया। रिसर्च और कैलकुलेशन से फ्यूचर जानना रीबॉर्न होने से कम नहीं। ये डम्बैस के लिए समझना मुश्किल था। लेकिन उसे लगा कि ये लड़की उसे यहाँ रिसर्च सुनाने नहीं लाई, और वो सही निकला। असली वजह सामने थी। कमरे में कई स्क्रीन्स थीं, सीसीटीवी फुटेज के साथ, और हर स्क्रीन पर कौन था? हैनफोंग। पहली फुटेज में एलिवेटर में बॉक्सेस उठाए हुए, नाक खुजाते हुए हमारा हीरो। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा चैप्टर पसंद आया हो तो जल्दी से 2500 लाइक्स, 550 कमेंट्स और हाइप बटन दबाना मत भूलना। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो कल ही पूरा 1 घंटे का एपिसोड लेकर आऊँगा। तो अभी जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप बटन दबाओ और शेयर भी कर दो।